हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहाली एजुकेशन। आई एम नीता गेड़िया और हमारा आज का टॉपिक है स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ये आपके यूनिट 8 में फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले सिंगल इन टर्म्स को डिफ़ाइन कर देंगे, उसके बाद स्टेट कौन कौन से स्टेप्स उठा करके डेवलपमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है उसको हम देखेंगे। तो स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है, जिसके पास क्या है, एक डिफाइंड टेरिटरी है। टेरिटरी यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस है, ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज है, ना तो वो उसकी बाउंड्री में कोई इंटरफेयर करता है और ना ही वो किसी और की बाउंड्री में इंटरफेयर करता है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि उसके पास क्या हो, एक डिफाइंड टेरिटरी हो। दूसरी चीज़ हो पॉपुलेशन हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसे कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, सिटीजन्स, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, अपने देश के नागरिक होने चाहिए। तीसरी चीज़ जो है उसके पास वो गवर्नमेंट वो एजेंसी जिसके थ्रू वो क्या करती है, अपने एरिया पे अपने लोगों पे राज करती है, शासन करती है। नेक्स्ट चीज़ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, यानी कि स्टेट क्या है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में फ्री है, उसके ऊपर कोई और लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स एग्जीक्यूट करे। तो ये चार चीज़ों से मिलकर के क्या है, स्टेट बनता है। नेक्स्ट टर्म जो है वो इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी किसे कहेंगे कि जिससे क्या है, पीपल गेट अ लिविंग, कि लोगों को अपने जीविका के साधन या आय के साधन मिले, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन की जो मीन्स है, लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, टेक्नोलॉजी है, इन सब से किस तरह से वेल्थ क्रिएट करेंगे, सोसाइटल वैल्यूज़ किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इन सबको इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर रखा जाता है। और जो चीज़ें हैं वो इसमें क्या किन किन चीज़ों को काउंट किया जाता है कि कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसमें कहेंगे, जिसमें फ्री मार्केट होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कह देंगे, जो क्या होता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है, यानी कि जो मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो मेन इंडस्ट्रीज़ होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और तीसरा यानी कि मॉडर्न, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आजकल हर जगह पर मिक्स इकोनॉमी, हर कंट्री में क्या है, हर स्टेट में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। अब आगे देखेंगे और क्या होता है इस इकोनॉमी के अंदर, हम और किस किस चीज़ को काउंट करेंगे। तो और भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, लाइक चाहे जैसे वो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, ग्रुप से रिलेटेड हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या है, इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो और इकोनॉमी को क्या है कि स्टेट जब कंट्रोल करता है, डेवलप्ड करता है इकोनॉमी में, इस तरह से पॉलिसीज़ बनाता है कि जिससे क्या हो, उसके सिटीजन्स को बेनिफिट मिले, यानी कि वो एक गुड लाइफ, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनको मिल सके। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या कहेंगे, डेवलपमेंट मीन्स रेगुलेशन एंड प्लानिंग। डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब विकास करने के लिए हमें करना क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ ऐसे प्लान्स बनाने हैं जिससे क्या हो, देश हमारा विकास करे। जो हमारी प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई, पुअर्टी हो गई, या और भी जो 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 तकलीफ़ें हैं देश में, जिन जिन चीज़ों की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, एजुकेशन है, या लोगों को किस तरह से ज़्यादा मतलब लोगों के पास पैसा है, उनकी जो सेविंग्स है उनको किस तरह से यूज़ किया जा सके ताकि और ज़्यादा आगे प्रोडक्शन हो सके। तो इन सब चीज़ों को क्या है, हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। डेवलपमेंट मीन्स एक पूरा मतलब उसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को हम काउंट नहीं करेंगे, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गया, ये सारी भी चीज़ें भी इसके अंदर ही काउंट होगी, ठीक है। तो जो भी रेगुलेशन और प्लानिंग जो स्टेट करता है लोगों के अच्छे स्टैंडर्ड के लिए, उसको क्या है, डेवलपमेंट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ गया कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ जॉब्स प्रोग्राम्स नहीं होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है। इकोनॉमी को किस तरह से बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए, प्रॉस्पेरिटी लाई जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाया जाए पूरे सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। अब एक हेल्दी इकनॉमी, ठीक है। अब हेल्दी इकनॉमी यानी कि जिसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बैलेंस हो, इन सब चीज़ों को के लिए या एक हेल्दी इकनॉमी डेवलप करने के लिए क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर ये करेगा कौन, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रातों रात नहीं हो सकता, आप और हम नहीं कर सकते। हाँ, हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेजर स्टेप्स है वो किसको उठाने होते हैं, गवर्नमेंट को उठाने होते हैं, ठीक है। तो अब जो रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, इसको 3 तरीक़ों से कैटेगराइज्ड करेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, सेकेंड टाइप्स ऑफ मेजर एंड थर्ड लिमिटेशंस। तो आइए इन टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा कि पहले जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़र फेयर था, यानी कि अहस्तक्षेप वाली जो थी कि भाई
क्या है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, इकोनॉमिक मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तो वो अब डेड हो चुकी है, अब वो ख़त्म हो चुकी है। आजकल क्या है, सारे के सारे स्टेट एक लोक कल्याणकारी राज्य की तरह काम कर रहे हैं और उसके लिए उनको जो स्टेप्स ठीक लगता है वो उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़र फेयर था वो अब एक तरीके से डेड है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया बहुत इंक्रीजिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है और क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट में स्टेट प्ले कर रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव गवर्नमेंट भी करेंगे, जो क्या है इंटरफेरेंस करती है अगर नेसेसरी है तो, ठीक है। अगर विकास का जो पाथ है उसको फॉलो करना है तो उसमें जितने भी इंटरफेरेंस करना है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, वो गवर्नमेंट करेगी, जिससे क्या हो, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके और क्या हो, देश का उद्धार हो सके, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो कहते हैं ना, पैसा आएगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती है। तो अगर एक तरीके से हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, देश ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, शिक्षा ज़्यादा मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो अपने आप ही कोई भी कंट्री क्या है, अपने आप ही विकास करेगी, ठीक है। अब जो मेन दिक्कत, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को इतनी दिक्कत नहीं आती, अब इस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादातर दिक्कत किसको आती है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें क्या, आप इन कंट्रीज़ को भी अपने डेवलपमेंट के लिए इंटरफेरेंस तो करना ही करना है, तो वो क्या करेंगे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर इन प्रोजेक्ट को यूटिलाइज़ करके अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, इसमें जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ना वो इतना रिस्क लेना चाहती है, ठीक है। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो क्या करे, इंटरफेरेंस करे या स्टेप्स उठाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। अब इसमें गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, जो स्टेट है वो किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजप्शन को, जो कमोडिटीज़ दी जा रही है उन सब को, तो फिज़िकल कंट्रोल भी करती है और मॉनेटरी कंट्रोल भी करती है। मीन्स एक तो मॉनेटरी कंट्रोल होता है, ठीक है, दूसरा होता है फिजिकल मेजर्स होते हैं। तो अब वो जो तरीके क्या हैं हम अभी आगे देखेंगे उनको। तो इन सारे मीन्स को अपना करके स्टेट क्या करती है, कंट्रोल करती है और इकोनॉमी को डेवलप्ड करने की कोशिश करती है। अब जो स्टेट का जो एक्शन है वो काफ़ी वास्ट होते हैं, लाइक वो पब्लिक सर्विसेज को भी मेंटेन करनी है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, एज़ वी ऑल नो कि जब जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके रिसोर्सेज क्या है, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जो कंट्री उनके ऊपर राज कर रही थी उन्होंने उनके रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। तब उनके पास, ठीक है, रिसोर्सेज भी कम हो चुके हैं, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सही यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनको मिसयूज़ किया जा रहा है या प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो अब ये एक्शन किसको लेना पड़ेगा, ये स्टेट को ही या गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा कि वो क्या करे कि रिसोर्सेज जो है उनका सही और अप्रोप्रिएट प्रॉपर यूज़ हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ इनकम, यानी कि ऐसा नहीं कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, जो इनकम आ रही है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वो कैसे किया जाएगा कि जिनके पास ज़्यादा इनकम आ रही है उनसे लेकर के टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट उस पैसों को क्या करे, गरीबों के ऊपर खर्च करे या पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, प्लानिंग्स के ऊपर खर्च करे। तो इस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करके वो क्या है, एक बैलेंस लाने की कोशिश करती है, ठीक है, कि कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को भी देखना है, उसको भी सही करना है। ऐसा नहीं कि मुद्रा मतलब प्राइसेस बढ़े जा रही है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, वही बात। एम्प्लॉयमेंट भी देना है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो उससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। अगर रोज़गार मिल गया, लोगों के पास काम है, तो वो काम करेंगे, अपना कमाएंगे और अपना क्या है, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपने आप ठीक करेंगे। तो एटलीस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ हो गई कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को, यूजुअली क्या होता है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो क्या सेविंग्स करके रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मतलब सेविंग्स से क्या मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगा, आपको मतलब अगर घर पे ही करिए तो वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलना। अगर आपने बैंक्स वगैरह में लगाइए तो फिर आपको एक बार को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। बट अब उस सेविंग को क्या है, इन्वेस्ट करोगे तो पैसे से ज़्यादा पैसा बनता है, कहते हैं ना। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोगों को क्या है, एनकरेज करना है, ऐसी स्कीम्स लानी है कि लोग क्या करें, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके अपना पैसा उनके ऊपर लगाएं। तो ये क्या है, ये हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है, कि वो क्या करे, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्रीज़ के अंदर करे। अब जो ये टास्क है आपका, वो दो तरीके से किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट मेजर, उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है, फर्स्ट पॉइंट जो है। इसमें क्या है
कि एक्सपेंशन ऑफ द साइज़ ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट का साइज़ बढ़ाया जाए, लेबर मार्केट जो है उसको भी बूम किया जाए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को अगर हम डेवलप करते हैं, यानी कि सपोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं तो लेबर आराम से मूव कर सकती है, ठीक है, उनके पास कन्वेंस अच्छे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो क्या होगा, लेबर अपने आप, कहते हैं ना कि श्रम गतिशील होता है, अगर उसके पास सही रिसोर्सेज हो तो श्रम क्या है, ऑटोमेटिकली गतिशील हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि क्या है, लेबर मार्केट को भी एक्सपेंड किया जा सकता है। सेकंड चीज़ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। अब जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सही करने की कोशिश की थी तो उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। बाद में जो एग्रीकल्चर से जो उसको आउटपुट मिला उसको उन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्रीज़ में लगाया था, ठीक है। तो सेम चीज़ सारी की सारी कंट्रीज़ अप्लाई करना चाहती है, यही सही तरीका है कि क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, ये दो जो मेजर एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो हो गई वो क्या है, लेबर्स को रीऑर्गेनाइज़ करेंगे या जिससे ऑर्गेनाइज़ करेंगे वो किस तरीके से हो जाएगा, लेबर यूनियन से। एज उनके पास उनकी प्रॉब्लम्स आएगी, उनकी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन मिलेगा उससे लेबर्स खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो उससे क्या होगा, उनके वर्किंग आवर्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। अगर सपोज़ आज आप लेबर कहीं आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने जो एनवायरनमेंट से खुश होते हो, ठीक है, आप अपने वर्किंग आवर्स से, अपने जो आपको सैलरी मिल रही है उससे आप खुश होते हो, तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम करते हो, ठीक है। तो ये जो लेबर यूनियंस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि जो वर्किंग आवर्स है उनको फिक्स करती है, पेमेंट ऑफ वेजेस को भी सही करती है, और जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, एज कोर्ट्स वगैरह बन गए हैं अब तो, इतने सारे एक्ट्स भी आ चुके हैं, तो ठीक है, जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ईज़िली रिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और अपने आप ही प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इन सब चीज़ों से क्या हो गया कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी रिलेशन अच्छा होगा, और इससे क्या हो गया, अगर सारा का सारा कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ता है और कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होगी कि रूरल एरियाज़ को भी फोकस करना है, ठीक है। एज जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें क्या होता है, मेन जो उनका काम होता है वो एग्रीकल्चर होता है, वो अनअवेयर होते हैं कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है टाउन्स में, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उनको इन्फॉर्मेशन सेंटर्स लगा करके देने चाहिए, ताकि रूरल एरियाज़ में लोगों को क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल सके कि टाउन्स में और सिटीज़ में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ही स्टेप्स उठाते हैं। अब जब ये लोग रूरल से अर्बन एरिया में आएंगे या अर्बनाइजेशन जब होगा तो उससे भी कुछ दिक्कतें क्रिएट होंगी, ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई या ड्रिंकिंग वाटर की जो, हाउसिंग की जो दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की, स्लम्स की जो दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत है, तो अर्बनाइजेशन से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन सबको सॉल्व करने का भी काम किसका है, आपके गवर्नमेंट का या स्टेट का ही है। सेकेंड जो है इसके अंदर वो है सोशल एंड इकोनॉमिकल ओवरहेड, यानी कि जो मेन ऑब्स्टेकल जो है हमारे इकोनॉमिक ओवरहेड्स में वो क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब मतलब ये पुअर है तो इस वजह से क्या करना चाहिए, इनको भी क्या है, इनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन है, ठीक है, इनका भी क्या हो, विकास हो, तो कंट्री क्या है, एडवांस्ड बनेगा। अब यूजुअली क्या होता है, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ कौन, प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं वो लोग इतना रिस्क नहीं उठाते हैं, एज लॉस भी हो सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग लॉस क्यों लेना चाहेंगे। तो लेकिन जो मेजर इंडस्ट्रीज़ होती है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर ट्रेन घाटे में भी चल रही है तब भी उस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको नहीं बेचना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल लोगों को या जो आपके जो आम नागरिक है उनको बेनिफिट देती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं आपकी गवर्नमेंट की, अगर वो घाटे में भी चल रही है तब भी गवर्नमेंट को उनको रन करना चाहिए, एज़ क्या है, लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ है वो क्या है, वो ऐसा घाटा नहीं उठाएगा, वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये जो भार है वो किसको अपने कंधों पे लेना पड़ता है, आपकी गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ गई, ठीक है, कि जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसमें लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हाउसिंग में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे मतलब रेट ऑफ रिटर्न हाई हो, तो इनको इस तरह से आपको प्रोत्साहित करना है कि ये क्या है, इन्वेस्ट करें।
नेक्स्ट चीज़ आगे की एजुकेशन है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, हेल्थ सर्विस है, इन सबको भी क्या है डेवलप्ड करना है। एज एजुकेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियस एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आप काम भी कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट करना होगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जैसे एजुकेशन वाली बात है, तो एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशनल का। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस है कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं। इवन अगर लेबर भी पढ़ी है तो उसको भी क्या है, काम सीखने में, समझने में आसानी होती है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, तो इससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी अपने आप ही बढ़ेगी। अब क्या होते हैं, दिक्कत कहाँ पे आती है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं अगर वो काम करते हैं तो वो ज़्यादा काम टाइम लेते हैं और प्रोडक्शन इतना नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या है, उनको मतलब एक तरीके से स्किल्ड वर्कर्स यानी कि ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वर्कर्स को, जिससे क्या हो कि पर कैपिटा इनकम क्या हो, बढ़े। नेक्स्ट ये जो चीज़ आती है कि आपके कंपलसरी प्रोविजन प्राइमरी एजुकेशन का, जैसे इंडिया में भी अब हो ही चुका है आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो क्या है, एटलीस्ट प्राइमरी जो एजुकेशन है वो तो कंपलसरी होनी ही चाहिए हर कंट्री के अंदर। नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट को क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलाने चाहिए। कई होते हैं ना, कई रोज़गार प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जहाँ पे आप सीखिए और बाद में गवर्नमेंट आपको फंडिंग भी करती है कि आप अपना ही रोज़गार स्टार्ट करिए। तो ऐसी क्या है, लाइक जैसे बहुत से आपकी स्कीम्स इंडिया में भी चल रही होती हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अपना रोज़गार अपने आप स्टार्ट कर सकते हो। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे इनसे आप जो भी कुछ सीखते हो, इससे आप क्या है, अपने आप ही अपना रोज़गार क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन क्या है, कंज्यूमर भी है और इन्वेस्टमेंट सर्विस भी है, तो इसलिए एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए। और जब एजुकेशन हो जाएगा तो ठीक है, अपने आप ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हाई प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। अब ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। ये भी किसका क्राइटेरिया, ये किसके अंडर आ जाएगा, ये भी आपकी गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि इनको किस चीज़ पर मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में। इसके लिए इनको क्या है, मतलब लोगों को भी जागरूक करना चाहिए और प्लस कुछ स्कीम्स और प्लान्स ऐसे बनाए जाएं जिससे क्या हो, लाइक जैसे पोल्यूटेड वाटर की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, या बेटर डिस्पोजल ऑफ सीवेज हो, अच्छी मतलब सीवेज की जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी हो। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनके ऊपर कंट्रोल के लिए भी गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है। मेडिकल हेल्थ और सर्विसेज पर्टिकुलर फील्ड्स में, जैसे मैटरनिटी है, चाइल्ड वेलफेयर है, इसमें भी गवर्नमेंट चलाती है। अपने भी जननी सुरक्षा योजना करके इंडिया में भी कई स्कीम्स चल रही हैं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट फोकस करती है, जिसका कहते हैं ना, लड़का लड़की बैर नहीं, बच्चे अपने हैं गैर नहीं, अब 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। देयर आर मैनी स्लोगन्स जो लगे हुए होते हैं होर्डिंग्स वगैरह पे, तो इस पर भी क्या है, गवर्नमेंट ही फोकस करनी है। बिकॉज अगर मतलब आपकी पॉपुलेशन कम है तो बहुत सी दिक्कतें अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ही, उसके रिलेटेड जो प्लान्स और स्कीम्स है वो भी क्या है, गवर्नमेंट ही चलाती है। फैमिली प्लानिंग जो है मतलब कि कम करने के लिए जो क्लिनिक्स होती हैं वो भी ओपन करती है गवर्नमेंट, और पेरेंट्स को इनक्रेज करती है कि क्या हो, कम बच्चे लाइक हो, और बर्थ कंट्रोल है, रेजिंग द मैरिजेबल एज, जैसे इंडिया में भी लड़की की 21 साल है, लड़की की 18 साल है, पहले उससे भी कम थी, अब बढ़ा दी है। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला जो है चीज़ है वो नहीं हो पाएगी। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स को रन करना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या है, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये मतलब स्टेटिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस इन स्टेटिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, द रिजिड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वर्क ए पॉजिटिव हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि इसमें जो एटीट्यूड है, फॉर्मल एटीट्यूड है इंस्टीट्यूशन का, उससे क्या होता है, वो क्या है, आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो सॉरी कोई आ गया था, हाँ जी। तो ये जो हमारा टॉपिक ये जो 5th पॉइंट है,
चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है कि जो फॉर्मल एटीट्यूड्स हैं इंस्टीट्यूशन जो अडॉप्ट किए हैं हमारी सोसाइटी ने, वो इतने ज़्यादा रिजिड है कि वो भी क्या है, एक ऑब्स्टेकल बन रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में। वो कैसे हो रहे हैं, जैसे सपोज़ क्या होता है कि जो भी कंट्री के लोग होते हैं, जो पीपल ऑफ कंट्री होते हैं, वो क्या है, प्रोग्रेस डिज़ायर करते हैं। ये मतलब सिर्फ उनके ऐसे नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लीगल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी फेवरेबल होनी चाहिए। लेकिन जो सिस्टम हमारा चला रहा है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। तो अब ऐसे रिजिड सिस्टम के साथ में डेवलपमेंट कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा नॉन इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है आपका, जो सोशल भी है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, साथ साथ इकोनॉमिक भी है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा का पूरा रिजिड क्राइटेरिया है, जो रिजिड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मतलब कि चेंजेस जो चाह ही नहीं रहे हैं, तो सारे के सारे सिस्टम को ही चेंज करने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग या आज के टाइम के अकॉर्डिंग इनको क्या है, इनको फेवरेबल बनाने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक चेंज और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों में ही चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जैसे न्यू रोड्स हैं वो बनने चाहिए, न्यू शिपिंग रूट्स बनने चाहिए। उससे क्या हो गया, न्यू अपॉर्चुनिटी खुलेगी, ट्रेड की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, न्यू डिमांड्स होगी, फॉरेनर्स आएंगे, ठीक है, वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, आपकी मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी न्यू, इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर है कि जो लैंड रिफॉर्म्स है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉज की जो लॉ जो है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जो रेगुलेशंस जो है उनमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। तो जो कंट्रोल होगा मनी मार्केट में, जो मतलब जो लैंडलॉर्ड्स जो लैंड भी ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, और जो मनी मार्केट पे जो कंट्रोल भी है, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। कि अब सब एक मतलब एक इंडिया में भी लैंड रिफॉर्म्स हो ही चुके हैं। तो अब क्या एक मतलब कि एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ उसके बाद में कि अब एक तरीके से जो मनी मार्केट है उसमें क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया है कि क्या है, एक इंसान की मतलब एक ही बंदे के पास में पैसा इकट्ठा नहीं हो जा रहा है, एक ही बंदे के बाद में लैंड नहीं है, ऐसे नहीं कि सारे के सारे उसके अंडर ही काम कर रहे हैं। अब क्या है, ऐसे छोटे छोटे कई तरीके के जो आपके कृषक हैं वो आ चुके हैं, और अब क्या है, वो भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ये सारे जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मोल्ड करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ स्टेपिंग अप रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब बढ़ाना है हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यूजुअली क्या होता है, आपके ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसमें रेट ऑफ सेविंग्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट होता है, किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो इस वजह से हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा आकर्षित करने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट को क्या हो, बढ़ाया जाए। तो इस वजह से लोगों से पैसा किस तरह से निकालना है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेशन या इन्फ्लेशन के थ्रू क्या कर सकती है, ये पैसा लोगों से निकाल करके सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो उसमें क्या होगा कि जो यूजुअली क्या होता है, जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे, अपने लाइवलीहुड के लिए या अपनी जीविका के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से क्या है, हमें उसको भी इम्प्रूव या उसको भी बेटर करने की ज़रूरत है कि कॉज वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है, इरिगेशन की दिक्कत है, क्रेडिट की दिक्कत है, ठीक है, जो उनके जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो इस वजह से हमें क्या है कि हमारी इकनॉमी भी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको डेवलप्ड करने के लिए या उसमें प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या, इरिगेशन के भी जो मीन्स है उसमें भी सुधार करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है उनके, और जो टूल्स वगैरह हैं उसमें भी सुधार करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आनी है, जो खाद वगैरह की जो चीज़ है उनको भी मतलब अच्छी तरीके की खाद जो है, बीज है, उनको वो प्रोवाइड करवाने हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, हमारी सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, क्यों, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल तो वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, तो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग या डेवलप बनाने की ज़रूरत है ही है। अब जो श्रीमान नारायण है उन्होंने कुछ आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्लान्स दिया था विलेज लेवल पे, देख लेते हैं आइए क्या है वो।
कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि जो जितने भी आपके इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज़ सीड की क्वालिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सप्लाई ऑफ फर्टिलाइज़र्स, प्रोग्राम फॉर कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट इज़ जैसे कि मतलब इम्प्रूव करनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गई, काउंटर बॉन्डिंग हो गई, ड्राई फार्मिंग हो गई, ड्रेनेजेस है, लैंड रिक्लेमेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट जो है कि हमें क्या है, प्रोग्राम फॉर न्यू माइनर इरीगेशन वर्क टू बी अंडरटेकन इन द विलेज बोथ थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। जो ये न्यू माइनर इरीगेशन के जो प्रोग्राम्स है वो दोनों ही बेसिस पे होने चाहिए, कम्युनिटी वाइज भी और इंडिविजुअल वाइज भी। नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मीन्स टूल्स के लिए जो है न्यू प्रोग्राम निकाले जाने चाहिए, या जो आपका जो किसान है उसको क्या है न्यू जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए भी मतलब आपके सेंटर्स लगाए जाने चाहिए, उनको इस बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री, फ़िश, और ये मतलब अब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो पोल्ट्री है, फ़िश है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को भी क्या है प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री जो है लाइक स्टड बुल्स है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, तो इन सब चीज़ों को खोला जाना चाहिए, जो सेंटर्स हैं इनको खोला जाना चाहिए। प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज फ्यूल प्लांटेशन एंड पास्चर्स, ये भी सारी, तो ये जो मिस्टर नारायण ने इन्होंने ये सारे के सारे प्रोग्राम्स बताए, इनको क्या है विलेज लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तब क्या होगा कि जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होंगे डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएंगे। अब जो है ये जो लैंड रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन चीज़ जो है कि हमें क्या करना है हाई लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंस हो सारा कुछ, कि जो ये ऑब्स्टेकल्स हैं जितने भी आपके एग्रीकल्चर में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे इरीगेशन की दिक्कत है, ठीक है, तो उन सबको हटा करके जो भी दिक्कत है उन सबको जब हम हटा देंगे तो क्या होगा एफिशिएंसी मिलेगी, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेकंड चीज़ क्या होगा कि एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होगा, सोशल इनजस्टिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब जो आपका प्लफमैन है, जो आपका किसान है, उसको क्या है सिक्योरिटी मिलेगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ ऑल रूरल पॉपुलेशन, तो ये चीज़ों से क्या हो जाएगा, यही ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएंगे। अब जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, मतलब जो ये आपके बिचौलिए हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज टेनेंट्स, इनकी सिक्योरिटी, राइट टू परचेज लैंड विद टेनेंट्स कल्टिवेट, कंपनसेशन फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स मेड ऑन लैंड बाय टेनेंट्स, कि जो ये परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स करते हैं जो टेनेंट्स, तो उसके लिए क्या है उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। टू लिमिट द रेंट चार्ज बाय लैंड ओनर्स, ये नहीं कि मनमाने तरीके से आप कुछ भी लगा रहे हो पैसा, ठीक है, चार्जेस उनके ऊपर वो भी लिमिट होने चाहिए। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, ठीक है, वो तो अब लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हो ही चुका है, इंडिया में भी हो ही चुका है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है, तो ये कुछ जो एग्रेरियन पॉलिसी है गवर्नमेंट, इससे क्या करेगी, इससे एग्रीकल्चर को क्या करेगी फिक्स करती है या डेवलप्ड करती है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हमने बात कर ली तो अब वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसके साथ ही चलता है। तब हुआ क्या था कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या है सारे ही जितने भी ये जो अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत अच्छे से हुआ, उनके रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह से यूज़ किए उन्होंने, एक्सप्लॉयट किए अपने सेल्फिश एंड्स के लिए। तो अब ये जो बेचारी पुअर कंट्रीज़ हैं इनके पास क्या होगी, मतलब आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, हैवी इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों की कमी तो हो गई, लेकिन अब इनको क्या करना चाहिए कि इनको इन चीज़ों पे क्या है फोकस करना चाहिए, और जो अपनी बेसिक अमेनिटीज़ है उनको क्या करना चाहिए फुलफ़िल करना चाहिए। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो ये सब कौन प्रोवाइड करवाएगा, ऑब्वियसली स्टेट ही प्रोवाइड करवा जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है, ये स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है कि वो ये सारी की सारी बेसिक की इंडस्ट्रीज़ को क्या है बूस्ट करे। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ गई कि बिग सिटीज़ में तो यूजुअली क्या हो जाता है कि
फ्यू मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं इन सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन जो बाकी देश हैं या जो पिछड़े हुए क्षेत्र कहेंगे हम, जो बाकी जो कंट्रीज स्मॉल टाउन्स हैं, उनका क्या? तो उनके ऊपर ऑब्वियसली फोकस किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ गई कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है वो उनको भी अप्लाई करे, उनको रेगुलेट करे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जिससे क्या हो पूरी की पूरी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए इंडस्ट्रीज़ का, और विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई कि पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। अब जो हमें है एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है, हमें छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, रूरल एरिया में। क्योंकि चलो थोड़े टाइम के लिए तो हो सकता है कि हम दूसरे देशों की हेल्प ले लें, बट एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो हेल्प बर्डन बन जाएगी। तो बेटर है हम क्या करें कि कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पर खड़े हो या अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, अब जो है स्टेट को मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस को रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वेल्थ फ्यू पॉकेट्स में जा रही, नहीं, उसका प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या है, उनको प्रमोशन करना चाहिए बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। टैक्स रिबेट कंसेशन दिए जानी चाहिए, चीप पावर प्लांट्स दिए जाने चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा करके जो मतलब स्पेशली किसमें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ है और जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, इनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड स्टेट को किसने करवानी चाहिए, ताकि क्या हो वो प्रोडक्शन अच्छा कर सके। अब क्या, इन्फ्लुएंसिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब जो मिस यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज को, सो ख़त्म करके गवर्नमेंट को इसको अपने हाथों में लेना चाहिए, ताकि क्या हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन हो पाए नेचुरल रिसोर्सेज का, लाइक फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, और उसको वेस्टफुल नहीं, मतलब वेस्टफुल मैनर में उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इन रिसोर्सेज को क्या है वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। लाइक प्रॉपर लैंड यूज़ हो, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टाउन्स हो, प्रॉपर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़, मतलब इनइक्वालिटी हर तरीके पे, हर लेवल पे रिमूव होनी चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक लेवल पे गरीबी अमीरी का जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए, और सोशल लेवल पे जैसे इंडिया में ही अपने देख लो कि 4 वर्णाज है, जो शूद्र वर्ण है उसके साथ किस तरीके से SC/ST के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने का दायित्व किसका है? वो भी आपकी गवर्नमेंट का ही है। इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी उसको कैसे हटाएंगे? ऑब्वियसली जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके ऊपर टैक्सेस अप्लाई करके क्या है जो गरीब लोगों हैं उनके ऊपर खर्च करो। दूसरी चीज़ हो गई कि ये जो आपके वेल्थ और लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगाओ। तो ये सारा चीज़ करके क्या करेगी गवर्नमेंट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करेगी, एजुकेशन पे फोकस करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे फोकस करे। तो ये सारी चीज़ें कि ये सारे काम किसको अपने हाथ में लेने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को ही। अब क्या हो, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बेस्ट अलोकेशन, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट सेक्टर्स में वो इस तरह से बनाई जाए कि बैलेंस हो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बीच में, और ये जो आपके रिसोर्सेज है उसका बेस्ट अलोकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और उससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, द स्टेट शुड मोल्ड द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द राइट डायरेक्शन। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पीस और जो सिक्योरिटी है ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सपोज अभी आज वॉर की कंडीशन चल रही है या इंटरनली कुछ दिक्कत चल रही है, तो ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इंटरनली अच्छे से मेंटेन करे, और जो एक्सटर्नल इन्वेजन है, बाह्य आक्रमण है, उससे भी क्या है देश की रक्षा करे। बैलेंस ग्रोथ हो, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कि बैलेंस हो गई। ठीक है, तो स्टेट क्या है ग्रेट इनोवेटर बने, इंडस्ट्रियल पायनियर बने, तो ग्रोथ हर सेक्टर में ग्रोथ हो। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। सेल्फ रिलायंस, कि सूनर और लेटर तो ऐसे है कि नहीं कि हम आज मंगवाए जा रहे हैं, बाकी देशों से मंगाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उनकी हेल्प लिए जा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सूनर और लेटर दिस कंट्रीज स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस चाहिए, इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, ताकि क्या है जो हमें फॉरेन नेड है वो कहीं आगे जा कर के हमारे ऊपर बर्डन ना बन जाए, भार ना बन जाए। तो स्टेट क्या है बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सेकेंड मेजर जो है वो इनडायरेक्ट है, उसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। अ प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है प्रॉपर जो स्टेट लगाती है, उससे क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता ही होता है।
अब क्या इससे क्या हो जाएगा, रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस जो है वो भी बढ़ेगी। बट यूजुअली जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्यों है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है, बट इज़ प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब साइक्लिकल तो है ही चलो जो है, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से स्टेट को क्या करना चाहिए, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करके इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, कैपिटल जो है उसमें बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, इन डिज़ायर्ड चैनल में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो। दूसरी चीज़ होगी फिस्कल। अब फिस्कल पॉलिसी जो है, पहले देखे थे फिस्कल मतलब हो क्या है। फिस्कल मतलब कि चेंजेस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न्स, कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो टैक्सेशन कर रही है और जो खर्चे कर रही है उसमें किस तरह से चेंजेस करना है। टैक्सेशन कैन बी यूज इन इंक्रीजिंग सेविंग्स, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग कंजप्शन। अब हमें क्या है कि टैक्सेशन को क्या है यूज़ करना है, सेविंग्स बढ़ानी है, कंजप्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है, एंड डायरेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रमोटिंग चैनल्स बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग इनटू अनडिजायर्ड लाइंस। मीन्स क्या है कि इसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लाइक हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए हमें पता होना चाहिए। हमें कैसे पता हो जाएगा, ऑब्वियसली स्टेट प्रोग्राम से लाएगा। ठीक है, उसी के थ्रू कि हमें जो नॉलेज मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी, गवर्नमेंट से ही मिलती है। आज हमें अपना पैसा कहाँ यूज़ करते हैं, हम देखते हैं ना, कहीं टेलीविज़न पे भी आता है, न्यूज़पेपर में भी होता है, सोशल मीडिया पे भी कई पॉलिसीज़ होती है, बैंक्स वगैरह हैं जो अपने प्रोग्राम चलाते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमें अपना पैसा कहाँ पे यूज़ करना है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, और जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है या इनस्टेबिलिटी जो है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, एक टर्म आया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। तो यूजुअली होता क्या है कि जब सरकार को पता होता है कि आज जो हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हमारे खर्च हैं, ठीक है, तो अब उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, उसे घाटा कहेंगे ऑब्वियसली। जब हमारे पास इनकम कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली घाटा होगा। तो उस घाटे को कहाँ से पूरा करते हैं, उसके लिए क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब इसको पूरा कैसे करेंगे, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यू नोट छापेगी, उधार लेगी, बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बिक्री करेगी। तो इससे क्या होता है, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको पूरा किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग या बजट फाइनेंसिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राइस पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, रेगुलेशन करना है, कंट्रोल करना है प्राइस को। दिस इज़ टू एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसी सूटेबल प्राइस पॉलिसीज़ बनाएगी कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, इनका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आज जैसे खाने पीने की चीज़ें तो इनका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दवाइयाँ हैं इनका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉलिसी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करेगी, वरना हाल वही हो जाएगा जैसा आज नहीं हमारे प्राइवेट स्कूल्स का हो रहा है, या जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। एज गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ कंट्रोल करा ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये तो दूसरा जगह हम चले गए। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो वस्तुओं की चीज़ों की बातें हो रही है, तो उसका प्राइस फिक्स करने की जो प्राइस पॉलिसी है वो भी किसकी है, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंक्रीज़ इन फॉरेन ट्रेड, हमें क्या है, फॉरेन ट्रेड को अट्रैक्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, और हमें क्या है, जो इम्पोर्ट वही गुड को करना है जो क्या है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, लग्जरी जो गुड्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो हमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज सोर्सेज आर कंजर्व्ड एंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें अट्रैक्ट करना है, और जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं, मतलब इनका जो वो पैसा वगैरह है या एक्सचेंज रिसोर्सेज जो है उनको कंजर्व करके रखना है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहीं खर्च करना है। पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, एनकरेज करना है, मजबूत बनाना है फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होगा कि मतलब गवर्नमेंट ही है जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्लानिंग करेगी। गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है,
सोशल बेनिफिट्स लोगों को किस तरह से बनना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट होना चाहिए, कौन कौन से डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। फिर दूसरी चीज़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए, जो फंड्स की कमी है उनको कैसे पूरा किया जाना चाहिए, फाइनेंस किस तरह से, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हमने ऊपर पढ़ी उसको किस तरह से पूरा करना चाहिए। तो ये क्या, ये प्राइम ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की है कि वो क्या है, इन सारे फंड्स को मैनेज करे, सही जगह से इन्वेस्ट हो। नेक्स्ट चीज़ आ गया कि पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट क्या है कि व्हेन गवर्नमेंट लेक्स इंटरनल रिसोर्सेज, जब गवर्नमेंट के पास क्या है, अपने इंटरनल रिसोर्सेज कम है, इट यूजेस एक्सटर्नल असिस्टेंट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास क्या है, कम है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको कहाँ से पे करेगी, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि जो होती है भारत की, वहाँ से उसको पे करती है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, ट्रेजरी बिल्स हो गई, एक्सटर्नल असिस्टेंस होगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होगी, ये सब क्या है, सोर्सेज हैं। और इसको जो पूरा करती है गवर्नमेंट या पे करती है, वो कहाँ से करती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ या नेक्स्ट हेडिंग इज़ लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशन है गवर्नमेंट की। ठीक है, पहली चीज़ तो होगी कि प्लान्स कभी फॉल्टी नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी होती है। कहते हैं ना कि पैसा तो ऊपर से प्लान्स तो आ जाता है, लेकिन नीचे नीचे आते आते तक वो लास्ट स्टेज तक तो पहुंच नहीं पाता। बीच में हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही उनको खा के अपना ही विकास कर लेते हैं। तो कोई भी प्लान क्या है, फॉल्टी नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी है। गवर्नमेंट मशीनरी करप्ट है, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मीन्स एक तरीके से स्टेट कह रही है ना, लोक कल्याणकारी करके आजकल वो डिक्टेटरशिप लिटरली कर रही है कि हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में हमारी मनमानी चलेगी। ठीक है, तो लोगों की जो फ्रीडम है वो तो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी है इन कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसमें क्या है, इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो पॉलिटिकल खेल ही खेलते रह जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देते ही गए काम गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो गया, एक तरीके से बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो ये अब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो गया है कि वो क्या करे, प्रॉपर ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो लेस एफिशिएंट पर्सन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, इन एम को पूरा करने में इतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये सारी इनकी लिमिटेशंस थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।